नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। आज का विषय है निबंध लेखन। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। निबंध लेखन। बच्चों, निबंध लेखन पर चर्चा करने हेतु आज हम निम्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले निबंध का अर्थ, दूसरा निबंध का महत्व, तीसरा एसएससी बोर्ड संबंधित निबंध हेतु जानकारी, चौथा निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, पांचवा निबंध का वर्गीकरण, छठा निबंध के प्रकार और सातवां निबंध का उदाहरण। तो सबसे पहले देखेंगे निबंध का अर्थ। आखिर निबंध का क्या अर्थ होता है, कैसे ये बना है, तो इसको देखेंगे। तो देखते हैं, निबंध दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है उचित शब्द या उचित प्रकार से बंधी हुई रचना, यानी क्रमबद्ध रूप से बंधी हुई रचना को ही हम लोग निबंध कहते हैं। अपनी देखी, सुनी अथवा अनुभव की हुई बातों को अथवा किसी विषय पर क्रमबद्ध विचारों को प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। तो चलते हैं बच्चों आगे। दूसरा मुद्दा है निबंध का महत्व। आखिर क्या कारण है या किस वजह से निबंध का महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो देखते हैं, निबंध लेखन से निबंध लिखने वाले की निरीक्षण शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों का विकास होता है। अपनी अनुभव की हुई बातों को क्रमबद्ध लिखने की आदत हो जाती है। आप जो भी बातों को अनुभव करते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, तो निबंध लिखने का एक जो तरीका है उससे क्या हो जाती है, निबंध लिखने वालों को एक आदत हो जाती है कि अपने शब्दों को एक सही क्रम में लिखना। ऐसा नहीं आखिरी की बात को सबसे पहले लिख दिया और सबसे पहले की बात को बीच में लिख दिया या बीच की बात को सबसे पहले लिख दिया। तो ये जो तरीका है बात लिखने का, ये अपनी बात को स्पष्ट करने का, जो व्यक्त करने का तरीका है, वो एक क्रमबद्धता आपके अंदर लाती है। सोचने की शक्ति बढ़ती है, लिखने की शक्ति बढ़ती है और आप हमेशा यही प्रयास करते हो कि जो भी बात आप लिखो उसे क्रम में लिखो, आगे पीछे उसका क्रम ना करो। क्रमबद्ध मतलब यानी एक अनुसार, नियम अनुसार, यानी 1 2 3, जिस तरह से एक पायदान होती है, सीढ़ियाँ होती हैं, हम पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं और एक एक करके जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग ऊपर तक पहुँचते हैं, टॉप तक पहुँचते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हमें निबंध भी लिखना होता है कि सबसे पहले क्या घटना घटी उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद की जो बातचीत होती है या अनुभव होता है या सुनी बात होती है, उस आधार पर हम लोग लिखते हैं। तो इससे लिखने वाले को या निबंध लिखने वाले का जो निरीक्षण शक्ति होती है या स्मरण शक्ति होती है, याद करने की जो क्षमता होती है, उसमें विकास होता है, ये बढ़ोतरी होती है। अपनी अनुभव की बात को क्रमबद्ध लिखने की आदत हो जाती है। वैसे हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग प्रकारों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। यानी सबकी सोचने की जो शक्ति है वो अलग है, बात कहने का जो तरीका है वो अलग है। इसी प्रकार लिखने का भी तरीका सबका अलग अलग होता है, अभिव्यक्ति करने का तरीका जो है एकदम भिन्न होता है। इसीलिए एक ही मुद्दे पर हमेशा हमें अलग अलग विचार सुनने या देखने के लिए मिलते हैं। तो चलते हैं आगे। अब बात आती है आपकी परीक्षा संबंधी, यानी एसएससी बोर्ड संबंधित निबंध हेतु जानकारी, यानी एसएससी बोर्ड में जो निबंध पूछा जाता है उससे संबंधित जानकारी मैंने यहाँ पर दी है, बताती हूँ। एसएससी बोर्ड में निबंध रचना विभाग के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5E में 7 अंकों के लिए पूछा जाता है। यहाँ निबंध हेतु 3 विषय दिए जाते हैं। उन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर छात्रों को निबंध लिखना होता है। निबंध हेतु शब्द सीमा भी दी गई होती है। छात्रों को 80 से 100 शब्दों में अपनी बात लिखनी होती है। बच्चों, ऐसा नहीं है कि 80 से 100 शब्द बोले हैं तो आप एकदम बिल्कुल काउंट करोगे, आपको काउंट नहीं करना है। लगभग हमें अंदाज़ा हो जाता है अभ्यास करते करते कि इतने शब्द हमारे 100 हो गए होंगे या 150 हो गए होंगे या 50 हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप अगर शब्द गिनते भी हो तो उसमें जो सिंगल शब्द होते हैं उनको नहीं गिना जाता है, जैसे के, है, में, मैं, ऐसे वाले शब्दों को नहीं गिनते हैं। जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों से बने शब्द होते हैं उनको ही हम गिनते हैं। यदि आपको गिनने की आवश्यकता पड़े तो आप ऐसे ही शब्दों को गिनना, सिंगल शब्दों को नहीं गिनना है, आपको याद रखना है। और 100 से ज़्यादा होंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे।
बस ये है कि आपका समय अधिक चला जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। आखिर निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक है, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हमें ध्यान में रखने ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि विषय को सुना और हम लोग लिखना शुरू कर देते, नहीं, सुनते ही उस पर जो आपकी प्रतिक्रिया होती है कभी कभी वो गलत भी होती है। पहले हमें उस मुद्दे को समझना है। ठीक, लिखने से पहले तो किस प्रकार से समझना है, कौन कौन सी त्रुटियां नहीं करनी है, वो हम लोग देखते हैं। निबंध का आरंभ किसी उदाहरण, काव्य पंक्ति, कहावत, सुवचन, सूक्ति आदि से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो निबंध है बहुत प्रभावशाली, आकर्षक बनता है और उससे समझ में आता है कि निबंध लिखने वाले को कितनी जानकारी है, वो इस विषय के बारे में कितना जानता है या कितना गहन अनुभव रखता है, ये ज्ञान रखता है। दूसरा, निबंध का आरंभ प्रभावी और आकर्षक होना चाहिए। अब जिस प्रकार से मैंने पहले मुद्दे में बताया कि यदि निबंध के आरंभ में उदाहरण होगा, काव्य पंक्तियाँ होंगी, सूक्ति होगी, सुवचन होगा, इससे क्या होता है, हमारा निबंध जो है प्रभावी बनता है, आकर्षक बनता है। जो पढ़ने वाला है वो अपना बंध जाता है उससे, उसको ऐसा लगता है कि जब तक कि पूरा ना पढ़ लिया जाए, पूरी जानकारी इस निबंध को पढ़कर ना ले ली जाए, तब तक इसे छोड़ना नहीं, यानी अंत तक इसे पढ़ना है। निबंध के हर एक नए मुद्दे के लिए नया परिच्छेद होना चाहिए। जैसे ही आप मुद्दा बदल रहे हो या विचार दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो, कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप जब निबंध लिखते हो तो आपको उनको अलग अलग पैराग्राफ में अनुच्छेद में लिखना है। सारी बात एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखनी है। उससे क्या होता है, आपका जो निबंध है प्रभावी नहीं लगता, आकर्षक नहीं लगता है, बात स्पष्ट नहीं होती है कि कहाँ आप नई बात शुरू कर रहे हो। तो हर बार नई बात शुरू करने के लिए, तारतम्यता रखने के लिए आपको नया पैराग्राफ लेना है या लिखना है। अगला मुद्दा है निबंध का अंत परिणामकारक, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। जब आप उसका कंक्लूजन लिख रहे हो, उपसंहार लिख रहे हो, अंत कर रहे हो निबंध का, तो वो कैसा होना चाहिए, परिणामकारक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और भावपूर्ण होना चाहिए। आगे, निबंध में मात्रा अथवा शब्दों की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। जब आप निबंध लिखते हो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी मात्रा की गलती नहीं या वर्तनी की गलती नहीं होनी चाहिए और ना ही शब्दों में गलती होनी चाहिए। विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक, निबंध की परिभाषा, निबंध की भाषा सहज, सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। जब आप निबंध लिखते हो तो ज़रूरी नहीं कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए, आप अपने सरल शब्दों में भी उसे व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो शब्द लिख रहे हो या वाक्य लिख रहे हो वो अर्थपूर्ण होने चाहिए। निबंध को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने हेतु मुहावरों, कहावतों आदि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला, निबंध की शब्द सीमा अंकों पर भी निर्भर करती है, यानी कितने शब्द हमें लिखने हैं निबंध के लिए, यह हमारे अंकों पर भी निर्भर करती है। जैसा कि मैंने बताया था कि 10वीं की परीक्षा के लिए आपको 80 से 100 शब्द लिखने हैं, क्योंकि वो वहाँ निर्धारित किया गया है कि 7 अंकों के लिए इतने शब्द होने ही चाहिए। और यदि आप किसी प्रतियोगिता के लिए निबंध लिख रहे हैं तो जो प्रतियोगिता कंडक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आयोजन किया है निबंध प्रतियोगिता का, वो भी शब्दों की सीमा निर्धारित कर देते हैं कि इतने तक ही होना चाहिए। उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम होता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको शब्दों की सीमा को ध्यान में रखना है। विषय के यानी निबंध के विषयों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए, यानी जो आप विषय ले रहे हो वो एकदम क्रमबद्ध होने चाहिए और उनको 3 भागों में बांटना है, और तारतम्यता बनी रहनी चाहिए कि हाँ, ऐसा लगना चाहिए कि ये कंटिन्यूशन है। ऐसा नहीं पहला मुद्दा अलग था, पहला पैराग्राफ अलग था, बाद का पैराग्राफ एकदम अलग हो गया, एकदम तारतम्यता नहीं है, यानी लिंक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं निबंध का वर्गीकरण। आखिर निबंध का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। मुख्य रूप से निबंध का 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है, यानी 3 भागों में आपको बांटना है। जैसे ही आपको कोई सा भी विषय मिलता है निबंध लिखने के लिए, इमीडिएटली आपको जब सोचना है तो उस विषय को आपको 3 भागों में बांट देना है, ताकि आपको निबंध लिखने में आसानी हो जाए। अब ये
3 भाग कौन से होते हैं या 3 अंग कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना समझिए या भूमिका समझिए या अर्थ समझिए, तीनों एक ही होगा। प्रस्तावना में विषय का परिचय दिया जाता है, यहाँ से निबंध की शुरुआत होती है। यानी जो आपकी प्रस्तावना है ये आपका पहला हिस्सा है निबंध का, जहाँ से आप निबंध लिखना आरंभ कर रहे हैं। अतः यह भाग जितना आकर्षक होगा लोगों को निबंध पढ़ने के लिए उतना अधिक प्रेरित करेगा। प्रस्तावना का प्रारूप ऐसा लिखा जाना चाहिए कि पढ़ने वाला पूरा निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। मध्य भाग यानी बीच का भाग हम लोग बात करेंगे। निबंध का मुख्य भाग है, यानी जो मध्य भाग है, विस्तार वाला भाग है, ये हमारा मुख्य भाग होता है, जहाँ हम लोग निबंध के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। यहाँ विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। यहाँ ध्यान देना होगा कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा अपने बाद वाले अनुच्छेद से संबद्ध दिखाई दे, यानी लिंक जैसा दिखाई देना चाहिए कि पहले वाली जो बात कही जा रही है और उसके बाद वाली जो बात कही जा रही है वहाँ तारतम्यता है। और यह भी संभव है जब विचारों को क्रमबद्धता दी जाए, यानी अगर आप विचारों को क्रमबद्ध रखेंगे, यदि आप ABCD बोल रहे हैं, पहले D बोलेंगे फिर A बोलेंगे फिर Z बोलेंगे, तो शायद वो तारतम्यता जो है यानी सीक्वेंस है वो टूट सा जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हम लोग ABCD या 1 2 3 को एक कंटिन्यूएशन में लिखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें निबंध में अपने विचारों को भी एक क्रमबद्धता के साथ लिखना है। तीसरा मुद्दा आता है इसका उपसंहार, यानी तीसरा जो भाग है निबंध लिखने का वो है उपसंहार। उपसंहार निबंध का अंतिम भाग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है, यानी जब उपसंहार लिखते हो तो ऑलमोस्ट आप सारी इन्फॉर्मेशन लिख चुके होते हो। यहाँ तो सिर्फ निबंध में कही गई सभी बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपने निबंध में जो भी बातें कही गई हैं, विस्तार जो दिया है, उस विस्तार को आपको कंक्लूड करके लिखना होता है। बच्चों, अब बात करेंगे निबंध के प्रकार की। आखिर निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध 5 प्रकार के होते हैं। वैसे निबंध के अनेक प्रकार देखे जाते हैं, लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें सिर्फ 5 प्रकार के ही निबंध होते हैं उसके आधार पर। ठीक, वैसे और भी कई प्रकार हैं, लेकिन यहाँ मैंने उन प्रकारों को नहीं बताया है क्योंकि आपके लिए जो मुख्य निर्धारित किए हुए मुद्दे हैं या प्रकार हैं ये सिर्फ 5 है। पहला है वैचारिक निबंध, दूसरा कल्पना प्रधान निबंध, तीसरा चारित्रात्मक निबंध, चौथा वर्णनात्मक निबंध और पांचवा आत्मकथात्मक निबंध। तो अब इन निबंध के बारे में देखते हैं। वैचारिक निबंध, इसके अंतर्गत विचारात्मक अर्थात विचार किए जाने वाले विषय देखे जाते हैं या आते हैं। पहला दहेज एक अभिशाप, अकाल एक भीषण समस्या, संगणक एक वरदान और भ्रष्टाचार आदि ऐसे टॉपिक यहाँ पे दिए जाते हैं या शीर्षक ऐसे दिए जाते हैं जो हमारे वैचारिक है, जिन पे हमें विचार करने पे मजबूर कर देते हैं और हमें उन विचारों को सोचकर क्रमबद्धता के साथ लिखना होता है। दूसरा है कल्पना प्रधान निबंध, इसके अंतर्गत आने वाले विषय हमारी कल्पना से जुड़े होते हैं। इसके विषय हम जो बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं से संबंधित होते हैं। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं एक किसान होता, यदि मैं एक शिक्षक होता। इस तरह के जो निबंध है जहाँ पे यदि से आरंभ होते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं करना चाहता हूँ पर आधारित जो होते हैं वो कल्पना प्रधान के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है चारित्रात्मक, इसके अंतर्गत किसी के व्यक्तित्व के विषय में अपने विचार लिखने होते हैं। जैसे मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, मेरे आदर्श, यानी आप किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हो। या कवि में कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, पिता के लिए आ सकता है, माता जी के लिए आ सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो यहाँ पर किसी के चरित्र के ऊपर या व्यक्तित्व के ऊपर लिखे जाते हैं। आगे देखते हैं। चौथा है वर्णनात्मक निबंध, इसके अंतर्गत किसी देखे हुए, सुने हुए अथवा अनुभव किए हुए विषय पर निबंध लिखना होता है। जैसे
नदी किनारे एक शाम, यानी अगर आप कभी नदी किनारे गए हो और वहाँ आपने 3-4 घंटे या 2-3 घंटे बिताए हैं, आपने कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा है, बहुत बुरा लगा है, या आपने अकेलापन महसूस किया है, या किस तरह का अनुभव किया है, या आपने वहाँ पे और क्या देखा उस नदी किनारे, वो यहाँ पर आपको लिखना है। दूसरा है फूलों की प्रदर्शनी में बिताया हुआ 1 घंटा, यानी आप एग्जीबिशन में गए थे फूलों की और वहाँ पे आपने किस तरह से 1 घंटा बिताया था, वहाँ कितनी भीड़ थी या लोग कम थे या ज़्यादा थे, कैसी सराहना कर रहे थे, फूलों की वैरायटी कैसी थी, आदि जो भी विषय है, विषय से संबंधित जानकारी है, वो आप इसके अंतर्गत लिखेंगे। तीसरा पुस्तक प्रदर्शनी, यानी बुक फेयर जो होता है या एग्जीबिशन होती है, उसके बारे में आपको सोचकर लिखना है। 5वां देखते हैं, आत्मकथात्मक निबंध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की आत्मकथा पर आधारित विषय दिए जाते हैं, जैसे किसान की आत्मकथा, नारी की आत्मकथा, पेड़ की आत्मकथा आदि ऐसे विषय यहाँ पर दिए जाते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं निबंध का उदाहरण, आखिर निबंध किस प्रकार से लिखा जाए। तो यहाँ पर हम लोग मुद्दों के आधार पर देखेंगे कि निबंध आपको किस आधार पर सेग्रीगेट करना है या भागों में डिवाइड करना है, उसको सोचकर फिर आपको निबंध लिखना है। तो देखते हैं, मैंने यहाँ विषय दिया मेरा प्रिय खेल हॉकी, मैंने खेल के साथ यहाँ पर हॉकी लगा दिया है। तो जब अगर हॉकी खेल है तो उसके संदर्भ में कौन कौन से मुद्दे बनेंगे जिसको सोचकर आपको लिखना है। तो देखते हैं, पहला मुद्दा है प्रस्तावना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही है क्योंकि वो हमारा मुख्य अंग है, पहला अंग है जहाँ से हमारे निबंध की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना आप लिखेंगे कि निबंध किसके बारे में लिखा जा रहा है, हॉकी के बारे में, तो हॉकी के बारे में आप उसकी प्रस्तावना देंगे। दूसरा मुद्दा, हॉकी के खेल में भारत की प्रतिष्ठा, यानी भारत में क्या प्रतिष्ठा है हॉकी को लेकर, वो आप लिखेंगे। हॉकी के नियम, आखिर हॉकी कैसे खेली जाती है, रेफरी की भूमिका, रेफरी इसमें क्या भूमिका अदा करता है, क्या रोल होता है हॉकी में, वो आप बताएंगे। हॉकी खेल एक अच्छा व्यायाम, किस प्रकार से एक व्यायाम के बारे में आप इसको जोड़ सकते हैं, इस खेल को किस तरह से योगा के साथ या व्यायाम के साथ किस तरह से जोड़ा जा सकता है, किस तरह से हमारी तंदुरुस्ती के साथ जोड़ा जा सकता है, वो मुद्दा आपको यहाँ पर लिखना है। और लास्ट में इन सब का निचोड़ निकालते हुए, कंक्लूजन करते हुए आपको उस उपसंहार लिखना है। यदि बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया है मेरा प्रिय खेल हॉकी, यदि यहाँ हॉकी ना दिया जाता, सिर्फ दिया जाता मेरा प्रिय खेल, जैसा मैंने आगे दिया है अथवा करके मेरा प्रिय खेल, तो क्या दोनों के विषय सेम होंगे, दोनों के मुद्दे सेम होंगे, या दोनों अलग अलग मुद्दों के आधार पर लिखा जाएगा। तो ये आपको सोचने पे विवश होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस प्रकार से निबंध लिखना है। तो मैंने पहले आपको बताया कि हॉकी के बारे में, मेरा प्रिय खेल हॉकी, स्पेसिफिकली आपको एक टॉपिक दिया गया है कि हॉकी के संदर्भ में आपको पूरा निबंध लिखना है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ मेरा प्रिय खेल, सिर्फ खेल तक सीमित करती हूँ, तो यहाँ पे मुद्दों में थोड़ा सा फेरबदल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भूमिका तो आपको लिखनी ही लिखनी है। दूसरा हो जाएगा खेल का महत्व, आखिर हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है खेल की, ये आपको यहाँ पर बतानी है। फिर उसके बाद आता है प्रिय खेल होने का कारण, आखिर जिस खेल के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे वहाँ तो ऊपर तो मैंने आपको दिया था हॉकी, अगर आपको हॉकी नहीं है पसंद है तो आप कुछ और गेम लिख सकते हो, इंडोर गेम लिख सकते हो, आउटडोर गेम लिख सकते हो। तो उस संदर्भ में आपको बताना पड़ेगा कि आखिर आपका प्रिय होने का कारण क्या है, क्यों वो गेम आपको अच्छा लगता है, कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से आप वो खेल इतना प्रिय बन चुका है। इस खेल को खेलने की विधि, अब आपको नियम बताने हैं या तरीका बताना है, या जो इसकी विधि है किस प्रकार से खेल खेला जाता है, इसमें कितने खिलाड़ी होने चाहिए, इसमें रेफरी होता है या एम्पायर होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है कि आखिर ये खेल किस प्रकार से खेला जाता है, विधि, इस खेल का महत्व, आखिर हमारे जीवन में इस वाले खेल का, जो खेल आपको बहुत पसंद है, क्या उपयोगिता है इसकी, क्या महत्व है अब हमारे जीवन में इस खेल का, तो वो आपको बताना है। फिर लिखना है उपसंहार, कंक्लूड करना है। आज बच्चों हम लोगों ने निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके रूल्स क्या हैं, उसको किस प्रकार हम लोग विभाजित करते हैं और किस तरह से हम लोग मुद्दों को सोचते हैं और कितने इसके प्रकार हैं, आज हम लोगों ने ये सीखा। मुझे उम्मीद है
कि आपको ये निबंध लिखने का जो तरीका है या निबंध का जो मैंने आपको प्रारूप बताया है ये ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपनी परीक्षा के लिए इसको आधार बना के अपने निबंध को ज़रूर पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फिर से सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।